90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहुआ की आवाज़ FM भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। मुझे यकीन है कि आपने पिछला भाग बड़े ध्यान से सुना होगा और अभी आप सुने इस कहानी का दूसरा भाग। तो पद्मावती के पास उड़ गया वह हीरामन तोता। उसने भी फिर वो भी हीरामन तो हीरामन है ना, लगा पिछले जन्म में पंडित था वो, या फिर उसने कहा भाई ऐसा सुंदर वीर है, बलिष्ठ, लंबा चौड़ा तगड़ा सुंदर और सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हैं भाई, पैसे वाला भी है और एटिकेट्स भी हैं, एजुकेटेड भी है, धर्म का भी पक्का है और हर चीज से संपन्न है, तो आप उसी से शादी करो। भाई पद्मावती एक बार तो खुश होगी, चलो मेरा तोता आ गया, तोता आ गया, तोता आ गया। फिर उसकी बात भी सुनी। तो जब वो तोते ने वाक चतुर्य में तो बड़ा निपुण था ही वो, तो उसने जब उसकी बात का वर्णन किया ना, तो पद्मावती ने कह दिया चल ठीक है भाई, मैं उसी से शादी कर लूंगी और कह देना उसको भी बसंत पंचमी के दिन मैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने आऊंगी और तब मैं उसको देखूंगी और हाना की बात हो जाएगी। तो ऐसे ही बसंत पंचमी का दिन आया तो पद्मावती शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई अपनी खूब सारी सखियों के साथ, और उसने उसको रत्नसेन को देखा तो वो भी उसको भाई वाह, वेरी नाइस यंग वेलर, क्या कहते हैं ना, जैसे सुब्रमण्यम एक भगवान हुए हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं वो, तो उनको भी बिल्कुल ही यंग वेलर वाले भगवान जानते हैं। मतलब बिल्कुल उस जैसी शक्ल, मतलब सुंदर नैन नक्श वाला रत्नसेन को देखा और वो भी उसके ऊपर मोहित होगी। परंतु रत्नसेन ने जैसे ही पद्मावती को देखा ना, उसकी ब्यूटी से वो इतना इम्प्रेस हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया कि ही गॉट फेंट, वो बेहोश हो गया। भाई ये क्या बात हुई? एक्चुअली पता क्या है, जब हमें की चीज चाहिए 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 और जब वो चीज हमें मिलने वाली होती है ना, अक्सर हम अपना मतलब सुध बुध खो बैठते हैं। वो है ना भाई, आकर इतना पास मुड़े वो सच्चा शूर नहीं है। शायद कुछ ऐसी बात हुई होगी, कुछ ऐसा ही माइंडसेट हुआ होगा। भाई जो रत्नसेन था वो बेहोश हो गया, तो पद्मावती ने पहले तो हंसी आई भी कैसा है ये बंदा, और फिर उसको बेचारे को कभी पानी के छिपके दे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो वो उठा नहीं। फिर कहते हैं कि उसकी चेस्ट पे, रत्नसेन की चेस्ट पे उसने एक संदेश लिख दिया, भाई तू जोगी, तू पक्का जोगी नहीं है, जोगियों का काम तो अभी मांगना, और जब तेरे को भिक्षा मिलने लगी तब तू बेहोश हो गया, तेरे को तो मांगना भी नहीं आता, तू जोगी नहीं है पक्का, तो कुछ और है। यानी उसने तो हंसी में लिख दिया था ऐसा, और वो लिख के वो आ गई। तो रत्नसेन को जब बाद में होश आया तो उसने देखा, हो ये तो बात गड़बड़ होगी भाई बात तो उसकी सही है भाई, मैं तो असली जोगी नहीं हूँ। पद्मावती को तो पता ही था सब कुछ, पर वो फिर भी एक जैसे कहते हैं ना, मजाक करने के लहजे से वो ऐसा कुछ लिख के चली गई। तो उसने कहा भाई चल ठीक है भाई, अब हम जाएंगे, सभी मेरे मित्र सब जाएंगे और हम भाई पद्मावती से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसकी तरफ जैसे ही जाने लग गए ना वो, नहीं उससे पहले क्या हुआ था कि उसको बड़ा दुख हुआ रत्नसेन को, और उसने कहा भाई मैं तो सुसाइड करूंगा भाई, क्या यार, मेरे को मिलने आई थी वो और मैं उसे मिला नहीं, और मैं तो मतलब मेरी सेंसेस में नहीं रहा और मैं तो बेहोश हो गया, मैं तो मरूंगा। परंतु उसका प्रेम सच्चा था और वो कुछ शिव जी के मंदिर में बैठा था। तो भगवान शिव जी आए और उन्होंने उसको समझाया, भाई तो चिंता ना कर, तेरी शादी इसी से होगी, तू भाग मत, अभी तू डर मत, तू सुसाइड मत कर। और जब भगवान ही समझाने के लिए आए और फिर तो बंदा क्यों नहीं सुनेगा, और भगवान की तो इच्छा ही होती है। तो सभी वो रत्नसेन अपने दोस्तों के साथ मिलके पद्मावती के महल के चारों तरफ उसने घेराव सा कर लिया, और चलो भी जाके मिलते हैं पद्मावती से। गंधर्व सेन जो पद्मावती के फादर थे, उसको ये बात पता लगी। उसने कहा यार ये क्या बात होगी भाई, मेरे राज्य में आके मेरी बेटी से मतलब शादी करने के चक्कर में अभी बंदा, और विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बगैर, और क्या पता ये जोगी, मतलब उसको तो ये नहीं पता ना भाई रत्नसेन एक राजा है, उसको तो ये लगता है भाई जोगी है, और मैं अपनी राजकुमारी को किसी जोगी के हवाले क्यों रखूं, उसने कोई तपस्या करनी है। तो उसने कहा भी गिरफ्तार कर लो इसको और इसने काबू कर लो। तो रत्नसेन तो चलो वो तो एज ए सन्यासी गया था और उसको पकड़ लिया गंधर्व सेन ने। तो उसको जब पकड़ लिया तो कहते हैं कि भाई जो 16,000 जो उसके सैनिक थे, उनके साथ देवताओं की सेना भी आके मिल गई और उन्होंने गंधर्व सेन की सेना के साथ युद्ध किया। जब गंधर्व सेन को लगा भी मैं हार जाऊंगा, तो वो मान गया और उसने अपनी गुड़िया पद्मावती की शादी उस रत्नसेन से कर दी। तो रत्नसेन और पद्मावती की शादी हो गई, और कहते हैं कि भाई जो 16,000 उसके साथी आए थे ना, उनकी शादी भी उसने मतलब अपने राज्य की और 16,000 पद्मनियों, भाई और भी सुंदर सुंदर लेडियों से उन सब की शादी कर दी, और वे वहीं पे रहने लग गए भाई, उसी श्रीलंका में सिंहल द्वीप में कुछ टाइम के लिए रहने लग गए। पहले ऐसा ट्रेंड होता था बेटो, आजकल तो कोई शादी का फंक्शन होता है ना,
सपोज दिल्ली कोई फंक्शन है तो हम यहाँ से चलेंगे शाम को 5 बजे के बाद, 10 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे, 12 बजे रोटी खा के वापस आ जाएंगे और अगले दिन फिर अपनी शॉप पे अपने काम पे पहुँच जाएंगे। और उस वक्त तो बेटे शादियों में कई दिन पहले जाते थे, कई दिन की बारात होती थी, बारात के बाद वहीं पे रहते थे कुछ दिन और पूरा एंजॉयमेंट करके फिर वापस आते थे। ऐसे थोड़ी होता था। उस वक्त लोग बिलीव करते थे कि हर वक्त दौड़ नहीं रहती थी, भी कुछ पीछे छूट जाएगा या कुछ भी ऐसा नहीं। दे लिव इन मोमेंट, वो उस क्षण को एंजॉय करते थे, मज़ा लेते थे उस क्षण का। तो यही बात हुई। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि नागमती जो रत्नसेन की ओरिजिनल बीवी थी, उसको लगा कि भाई रत्नसेन तो गया, उस साल के आसपास हो गया था और कहीं वो दोबारा ना आए, तो वो भी अपने हस्बैंड को मिस करने लगी। तो कहते हैं कि उसने भी किसी पक्षी को बुलाया और उस पक्षी के हाथों संदेश भेजा, भाई रत्नसेन के पास जाओ जहाँ भी है वो, और वो ऐसे ऐसे करके पद्मावती नाम की लेडी के खोज में गया है और सुना है वो श्रीलंका की राजकुमारी है, तो भी श्रीलंका जा उड़ के, और रत्नसेन को कहो भी तेरे बगैर तेरी नागमती का भी हाल बुरा है और तेरे जो राज्य है चित्तौड़ इसका भी हाल बुरा है, क्योंकि बिना राजा के तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना सारे देश में। तो कहते हैं कि वो पक्षी उड़ा और उसने रत्नसेन को, जो श्रीलंका में ही था उस वक्त, अपनी पद्मावती नई रानी के साथ आनंद ले रहा था, उसके पास गया और उसको सारी बात सुनाई। तो रत्नसेन का हाँ भाई बात तो ठीक है यार, मुझे अपने राज्य को, आखिरकार ड्यूटीफुल बंदा है वो, उसको अपनी ड्यूटी से प्रेम है, वो कोई कामचोर टाइप का बंदा थोड़ी है। तो उसने अपने ससुर गंधर्व सेन को कहा कि भाई ससुर जी अब तो हमें आज्ञा दो और मुझे अपने राज्य भी देखना है। तो अभी भी जैसे उस वक्त भी होता था ना भाई, जो राजा थे, जो ससुर थे उसके, उसने उसको खूब सारा धन दहेज में दिया और भाई जाओ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी बेटी को विदा किया उसने। तो उस वक्त है ना बेटे, देखो जैसे है ना ये भाई दहेज देते थे या फिर खूब दान देते थे। दहेज को है ना दान समझते थे हम, दान मतलब दहेज वाज नॉट राइट मतलब जैसे उसको लड़कियां हक से नहीं मांगती थी, उसको पिता अपनी पुत्री को दान समझ के देता था। यानी जो दान देने में जो पुण्य का लाभ मिलता था ना, वही दहेज देने में पुण्य का लाभ मिलता था अपनी पुत्री को। और अब जैसे उस वक्त लड़कियां अपने माँ बाप की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होता था उनका शायद, परंतु जब उनको दहेज दे रहे थे ना वो, तो वो दहेज वो इस रूप में देते थे भाई, एक प्रकार से अपनी संपत्ति में उनको एक अधिकार दे रहे थे। उसको अपनी संपत्ति में एक अधिकार देने का मेरे ख्याल से उस वक्त एक ये मोरल तरीका होगा। इट मे नॉट बी लीगल तरीका तो हम क्या पता हो या ना हो, परंतु एक मोरल तरीका जरूर होगा। अभी एक पिता अपनी पुत्री को जब विदा करता है शादी के बाद, तो उसको खूब दान देता है। शायद उसका एक तरीका होगा भी मैं अपनी बेटी को अपनी संपत्ति से कुछ दूं, उसका भी तो हक है कि वो भी तो मेरी जमी हुई है, मेरी घर में पैदा हुई है, तो उसका भी तो हक बनता है मेरी संपत्ति पे। पिता ऐसा दे ये जरूरी नहीं था, परंतु पिता अपनी खुशी से ऐसा देता था। एक तो दान देने का फल था और एक वो अपनी पुत्री को अपनी संपत्ति से का कुछ हिस्सा भी देना चाहता था। चलो गंधर्व सेन ने खूब सारा धन अपनी शक्ति के अनुसार, मैं कह रहा था ना भाई बड़ा ही संपन्न देश होता था श्रीलंका उस वक्त, आजकल तो जैसे गरीबी में आ गया बेचारा चीन के धोखे में, तो उस वक्त बड़ा संपन्न देश था। तो उसने उसको दान देके विदा कर दिया। तो जी महाराज रत्नसेन अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ जिनको कह सकते हैं कि पद्मावती, और अपने 16,000 जो मित्र थे और उनकी वाइफ, उन सबको जहाज में बिठा के फिर से अपने देश यहाँ पे आ गए, राजस्थान में, ठीक है, चित्तौड़ में। तो यहाँ पे आ गए भाई, मजे से रहने लग गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी, रहने लग गए। तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उनके साथ है ना एक ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण, शायद वही जिसने तोता बेचा था। तो वो ब्राह्मण को है ना कहते हैं कोई तंत्र विद्या कोई सिद्ध थी। तो उससे राजा रत्नसेन ने पूछा भी दूज कब है, उसने घमंड में कह दिया भी आज है दूज। तो बाकी ब्राह्मण बोले भाई नहीं दूज तो आज नहीं है जी, दूज तो कल है। तो मतलब इस बात पे थोड़ा सा उसका विवाद हो गया। तो उसने अपनी विद्या से, तंत्र विद्या से आज भी चांद दिखा दिया और अगले दिन तो जो रियल चांद दिखना था तो वो भी चांद दिख गया। इसलिए छोटा सा उसके साथ है ना वाद विवाद सा हो गया, मतलब मन मुटाव हो गया। और रत्नसेन ने उसको, भाई तो तांत्रिक आदमी है, कुछ भी नुकसान कर सकता है, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तो बड़ा दुख होया उसको, भाई मैं तो यार बड़ा ही सही बंदा था और मेरे को क्यों निकाला छोटी सी बात पे। तो पद्मावती को ये बात पता लगी। पद्मावती को दुख हुआ, भाई बेचारा मेरे साथ मेरे देश से इतनी दूर आया, अब रत्नसेन ने ऐसी बेइज्जती सी करके निकाल दिया। क्या पता इसके पास खाने पीने का कुछ हो या नहीं हो, मतलब कुछ धन संपत्ति हो कि नहीं है। उसने उसको है ना अपने कड़ा दे दिया। भाई वो कड़ा, कंगन जिसे कह देते हैं, भाई इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यार वो तो रानी थी तो उसके पास तो हर चीज बड़ी ही यूनिक होगी ना। कोई ये सही थोड़ी होगी ऐसी कॉमन सी चूड़ियां या कॉमन सी ज्वेलरी वो पहनती होगी, नहीं। उसने तो बहुत ही स्पेसिफिक, यूनिक कहते हैं भाई उसको, एक लाइफस्टाइल होगा उसका तो बिल्कुल जीने का, रहने का,
ग्रेसफुल और मतलब कोई न्यू नहीं है भाई, सारी दुनिया जो सूट पहन रही है वही सूट वो डालती होंगी, नहीं, उसने तो सबसे अलग दिखना था ना। तो जो वो ब्राह्मण था राघव, उसने सोचा भाई यार ये कड़ा इतना सुंदर है, इस कड़े से इतनी सुंदर महक आ रही है, तो भाई ये लेडी, ये पद्मावती बहुत ही सुंदर है इसको। तो उसके मन में सोचा कि मैं इस रत्नसेन से बदला लेता हूँ। तो बदला लेने का क्या तरीका था भाई, उसके जो वो गया दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और भाई जो पद्मावती की उसकी सुंदरता का खूब वर्णन किया, भाई ऐसी सुंदर है और ये उसका कड़ा है, आप देखो इससे कैसी खुशबू आ रही है, मतलब खूब बढ़ा चढ़ा के उसने उसकी बात कही है उसकी। तो खिलजी के मन में पाप जाग गया और उसने कहा भाई मैं तो पद्मावती चाहिए मेरे को तो, और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। परंतु चित्तौड़ वाले भी वीर थे, कहते हैं 8 साल तक है ना खिलजी की सेना चित्तौड़ के चारों तरफ डेरा डाले पड़ी रही, पर कोई सा भी हारा नहीं, ना तो अलाउद्दीन खिलजी हारा ना वो हारा। तो खिलजी ने बाद में रत्नसेन को फंसा लिया, भाई एक बार मेरे को वो पद्मावती को देखने दो, जैसा पिक्चर में आपने देखा ही होगा। या फिर दूसरी स्टोरी ये भी है कि भी उसने रत्नसेन से ना कुछ इतने पैसे या कुछ इतने चीज मांगी और उसके बाद भाई हम चले जाएंगे, भाई हमें नहीं चाहिए, चल छोड़ यार, आप रखो पद्मावती के अपने पास। तो दोनों में भी रत्नसेन ने वो दे दिया, क्योंकि 8 साल से चारों तरफ से दुनिया से आप कटे हो तो व्यापार भी नहीं होगा, और राजस्थान का इलाका है, अनाज वगैरह भी बाहर से ही आना है, तो मतलब रत्नसेन भी तंगी था और चित्तौड़ भी दिक्कत में था। तो वो भी बात मान गया और दोनों के बीच में संधि होगी, और संधि के अंदर कहते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी एज ए गेस्ट चित्तौड़ में आया और वहाँ पे रहने लग गया, कुछ दिन बिताएगा फिर भी चला जाएगा। कहते हैं वहाँ पे उसने पद्मावती को देख लिया, कहते हैं ना उसने तालाब के अंदर परछाई देख ली या फिर कोई शीशा लगाया होगा उसने, उसमें उसका एक अक्ष देख लिया। तो खिलजी को लगा भाई ये तो बहुत ही सुंदर लेडी है और मैंने तो इसको पाना है। तो ऐसे ही बात करते करते वो भाई चल अब तो मैं चलता हूँ, खिलजी बोला उसे रत्नसेन से, और उसने अपनी इच्छा उसको बताई नहीं, और रत्नसेन उसको सी ऑफ करने के लिए जैसे महल से बाहर गया। तो जैसे ही महल से बाहर गया ना रत्नसेन, खिलजी ने उसको काबू कर लिया, उसको दबोच लिया और उसको पकड़ के दिल्ली ले गया। मतलब थोड़ा धूर्त थे वो। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो अपने चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार के दिल्ली का सुल्तान बना था। तो वो रत्नसेन को ले गया। तो पद्मावती बेचारी बड़ी दुखी होगी, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने क्या किया भाई, उसके 2 बड़े ही वीर सैनिक थे, गोरा और बादल रत्नसेन के। तो उसके सामने उसने पद्मावती ने कहा भाई अब तो छुड़ा के तो लाना पड़ेगा रत्नसेन को, ऐसे तो बुरा हाल हो जाएगा देश का। तो उन्होंने क्या किया कि 1600 पालकियां बनवाई, उनके अंदर एक एक वीर सैनिक बिठा दिया और चल पड़े खिलजी की तरफ। और खिलजी को संदेशा पहुंचाया कि भाई पद्मावती आ रही है यार, तू स्वागत के लिए खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी थोड़ी सी लंबी हो रही है पर है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। तो पद्मावती तो कहाँ जाना था, वो वैसे ही मतलब उन पालकियों के अंदर वीर सैनिक थे, वो खिलजी के किले में गए और कहते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हुई और रत्नसेन को उसको छुड़ा के वो वापस चित्तौड़ ले आए। तो इसी बीच में ना जब रत्नसेन वहाँ पे था तो कोई दूसरा और चित्तौड़ के आसपास का कोई राजा था, उसने सोचा मैं चित्तौड़ पे आक्रमण कर दूं, और बाई चांस वो आक्रमण नहीं कर पाया था उस वक्त। और इसी बीच में रत्नसेन पहुंच गया। तो रत्नसेन की और जो नेबरिंग राजा था उन दोनों की लड़ाई हुई और दोनों आपस में मर गए। कहते हैं कि रत्नसेन जब मर गया ना तो उससे पहले वो बादल को ही अपना भी उत्तराधिकारी बना के गया था। गोरा तो जब रत्नसेन को वापस लेके आ रहे थे तो खिलजी की सेना उनके पीछे लग गई थी, और गोरा तो मतलब उनसे लड़ते 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 मर गया था, और बादल के साथ वो रत्नसेन वहां पे पहुंच गया था। फिर रत्नसेन की किसी नेबर से लड़ाई हुई तो रत्नसेन भी मर गया था और वो नेबर भी मर गया था, और बादल को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और कहते हैं कि भाई जब रत्नसेन मर गया तो उसकी दोनों जो रानियां थी पद्मावती और वो नागमती, वो उन दोनों ने भी सती हो गई थी वो। और जो बादल था उसके ऊपर खिलजी ने आक्रमण कर दिया और उसने चित्तौड़ ने उसने जीत लिया। ये स्टोरी थी, शायद आपको बहुत मजा आएगा। एंड थोड़ा सा दुखी है इसका, पर आई डोंट नो व्हाई। भाई ये कहानी एज इट इज ही मैंने आपको सुनाई है और एंड हल्का सा दुखी है, पर कोई बात नहीं, एंड शायद रियलिस्टिक होगा या फिर जैसी लेखक की कल्पना है वैसी थी। उम्मीद है आपको सुन के मजा आया होगा बेटा। चलो थैंक यू। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती।